Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, हमारे channel को subscribe ज़रूर से कर लीजिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं UGC NET सेट JRF की एग्जाम्स की अपकमिंग जून 2024 में, अगर आप भी क्लियर करना चाहते हैं नेट एग्जाम्स, so don't forget to like, share and subscribe to our channel. Learners, do join my telegram channel. इस channel के through हम आपके साथ सभी important updates share करते हैं. You can ask your doubt to me through this channel. इस channel के through हम sessions के PDFs share करते हैं. So don't forget to join the telegram channel. So learners, आज हम बात करने जा रहे हैं a very important topic called evaluation. अब ये evaluation किस यूनिट से पूछा जाता है? टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सब यूनिट है जिसमें हमें इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस सेशन में हम इवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट ऑल्दो इट्स अ फ्री सेशन, यू हैव टू पे अटेंशन। जैसा कि कहा जाता है, नॉलेज इज इन फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। तो ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, समझिएगा, ताकि इवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो वो सारे आज के सेशन के बाद क्लियर हो जाए। बिफोर वी मूव अहेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लर्नर्स, आज के इस टॉपिक पे हम इस सेशन में करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? इवैल्यूएशन हम करते हैं किसी के बिहेवियर को, स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए, राइट, इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस को, ग्रेडिंग करने के लिए। हमारा पर्पस जो होता है, अलग अलग इवैल्यूएशन के हिसाब से हम इवैल्यूएट करते हैं और उसी के आधार पे होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो मेजर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है उसको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो पहला उसमें आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इनिशियल स्टेज में किया जाता होगा। तो पर्पस क्या होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का? ये देखना कि अगर हम एक प्रोग्राम में आपकी एंट्री करना लेना चाह रहे हैं, अगर आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? क्या इस प्रोग्राम को सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट स्किल्स है, जो बेयर मिनिमम चीजें रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम को समझने के लिए, क्या आप में है? इसे कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो जब हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को डिजाइन करते हैं, टेस्ट को डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम वो सभी आइटम्स डालते हैं ये चेक करने के लिए कि हमने सही पर्सन का चयन किया है और उसे सही जगह मिले। ये ऑल्सो इंश्योर करता है एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्यूपल। तो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता है, किसी कोर्स में इनरोल होना चाहता है, तो उससे पहले उसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को क्लियर करना होता है, ताकि उनमें सब उस पर्टिकुलर पर्सन में वो सभी क्वालिटीज हों, स्किल सेट्स हों, जो कि आगे उसकी उस जर्नी में मदद करें। तो फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जो आगे जाके उसे उस प्रोग्राम में पढ़ाया जाएगा, वो उसे तभी समझ में आएगा अगर वो इस ब्रिज को क्रॉस करता है। सो द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होगा, जो टीचिंग प्रोसेस होगा, आगे वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में वो बच्चा सक्सेसफुल होता है। सो द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट क्या हो गया, इवैल्यूएशन क्या हो गया? ये डिटरमाइन करना कि बच्चे में, स्टूडेंट में वो सभी प्री रिक्विजिट स्किल्स है, वो डिग्री ऑफ मास्टरी है जो उसको यहाँ पे लर्निंग में मदद करेगी। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते होंगे, नीट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जेई के एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी के एग्जाम्स होते हैं, ये सभी हमारे क्या है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। और इसका जो आधार होता है वो 12th स्टैंडर्ड का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड के कोर्स को अच्छे से कवर किया है, तभी आप इसे क्रॉस कर सकते हैं और तभी आप इस कोर्स को आने वाले समय में समझ सकेंगे। अगर आपका यहाँ पे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट टेकिंग अप हायर चैलेंजेस, राइट। सो काफी टफ एग्जाम्स ये सभी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वाले माने जाते हैं, बट जब तक आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे, आप फर्दर आगे स्टडीज नहीं कर सकते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंट्रीज, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि
प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के होते हैं, और जैसा कहा जाता है जो पेपर होता है वो आपकी जर्नी कराता है इजी से हार्ड की तरफ, और ये जो स्टूडेंट है ये तभी यहाँ तक पहुँच पाते हैं जब ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, राइट। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आपको अपना वर्थ क्लियर करना पड़ता है, आपको अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ता है। अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं तभी आपको इन एग्जाम्स में, इन प्रोग्राम्स में मिलती है एडमिशन। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज वन सच इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये करता क्या है, ये आपको सीखने में, बच्चों को ये सीखने में मदद करता है, प्रैक्टिस में मदद करता है। इसे किया कब जाता है, थ्रू आउट द कोर्स। कोई भी कोर्स की हम बात करें, ड्यूरिंग द कोर्स जो इवैल्यूएशन होते रहते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसका पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है, व्हाई डू वी टेक अप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? बेसिकली टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग। सो इसको हम इम्प्रूव को लर्निंग तक ही नहीं छोड़ेंगे, इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग ऑल्सो, राइट। अगर किसी तरह का कोई लर्निंग गैप रह गया है, टीचिंग गैप रह गया है, तो उसको भी हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे किया जाता है? बहुत सारे इसके तरीके हैं। क्विज के तरह किया जाता है, वीकली टेस्ट के थ्रू किया जाता है। बेसिकली जब आप कोर्स में हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ये इवैल्यूएशन करके ये चेक कर लिया जाता है कि स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से, स्टूडेंट के स्किल सेट्स के हिसाब से हमारी पढ़ाई जा रही है, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स और नॉट, और किस तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को यूज किया जाता है ताकि हम टीचिंग लर्निंग को मॉनिटर कर सके, प्राइमरली लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके और उसे एक्सेलरेट कर सके, उसे फर्दर इम्प्रोवाइज कर सके। और ये हमारा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चलता है ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग के दौरान चलता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करें, किसे, टीचर और स्टूडेंट दोनों को, ताकि कोई भी फेलियर ना हो हमारे इंस्ट्रक्शन में। तो हमारी जो निर्देश की प्रक्रिया है वो अच्छे से चले और टीचिंग लर्निंग के जो डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, उसे हम अचीव कर सकें। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और क्या नहीं है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो मंथली टेस्ट, क्विज, क्लास टेस्ट, पीरियोडिकल असेसमेंट, मासिक परीक्षा, कक्षा परीक्षा, आवधिक मूल्यांकन, ये सभी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और क्या नहीं होता है? फॉर्मेटिव इज ऑलवेज अ प्रोसेस, वी गो एज पर प्लान, और इसमें हम एविडेंस यूज करते हैं ये देखने के लिए कि लर्निंग हुई है या नहीं है। ठीक है, इसमें हम फीडबैक इन्वॉल्व करते हैं, तो चाहे हम स्टूडेंट्स को फीडबैक दें कि किस तरह से उनकी लर्निंग हो रही है, कहाँ गैप्स है, या हम टीचिंग को फीडबैक दें, तो फॉर्मेटिव में हमेशा फीडबैक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्या फॉर्मेटिव वन टाइम थिंग है? नहीं, एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या ये अनप्लान्ड है? कहीं से भी इसका कोई किसी सिलेबस में इसका मेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम मंथली टेस्ट मेंशन करते हैं, क्लास टेस्ट मेंशन करते हैं, और ये एक प्रक्रिया है, तो इसे हम प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं। मूविंग ऑन और स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टॉपिक रिगार्डलेस ऑफ एविडेंस, नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये मतलब नहीं है। हमारे जो टीचिंग गोल्स हैं उसको ध्यान में रख के ही हम चीज़ों को कवर करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और ग्रेडिंग हम नहीं करते हैं। फॉर्मेटिव में ग्रेडिंग का कोई रोल नहीं है। वाई शुड यू यूज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? तो तीसरा जो हमारा आता है वो है हमारा डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? तो डायग्नोसिस नाम से ही पता चलता है हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप पहले दिन किसी स्कूल में गए और ये है सारे स्टूडेंट्स, आप किसी क्लास में गए, कक्षा में गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी कोई एक स्तर पे होंगे? नहीं। तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल स्टूडेंट्स टू हैव द सेम प्री रिक्विजिट स्किल। अब ये हम पता कैसे करेंगे? तो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन किया जाता है ये पता करने के लिए कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है, क्या वीकनेस है जो कि बच्चों को क्लासेस के दौरान आ रही है या आ सकती है। ठीक है, तो इसे हम कई बार पहले भी कर लेते हैं, कई बार फॉर्मेटिव के साथ साथ भी कर लेते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आइडिया इज, मान लीजिए मुझे एक टॉपिक नया पढ़ाना है, तो मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकती हूँ ये चेक करने के लिए कि वो टॉपिक आपको पहले से कितना आता है, व्हाट इज योर प्रायर नॉलेज इन दैट टॉपिक। ठीक है, सो मान लीजिए मुझे आज टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाना है, तो रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं ये मुझे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से पता चल जाएगा।
मैंने शुरुआत में ले ली। नेक्स्ट इज, अगर मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ा लिया, उसके बाद मैंने आप लोग को का जब टेस्ट लिया, फॉर्मेटिव टेस्ट लिया, तो उसमें कुछ एरियाज निकल के आए कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं समझ में आए, दैट्स ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जहां हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्या वीकनेस एरिया थी। ठीक है, सो बेसिकली हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को ड्यूरिंग द कोर्स ही करते हैं। कई दफा हम पहले भी कर लेते हैं, इनिशियल स्टेज में कर लेते हैं। इनिशियल स्टेज भी ऑफ कोर्स, कोर्स तो हमारा स्टार्ट हो गया, प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट के बाद हम कोर्स की शुरुआती तौर पे भी वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना है। वो सारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो ड्यूरिंग द कोर्स होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, रेमीडियल क्लासेस प्लान कर देते हैं। ठीक है, कि हमें उसका उपचार कैसे करना है। मान लीजिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान कर लेंगे, कुछ थ्योरीज को वापस से समझा देंगे, कुछ कंसेप्ट्स को रीविजिट कर लेंगे। सो डायग्नोस्टिक भी ड्यूरिंग द कोर्स चलता है। कभी कोई टॉपिक को बिगिन करने से पहले हम कर सकते हैं, कभी ड्यूरिंग द कोर्स फॉर्मेटिव के बाद भी कर सकते हैं, बट उसका जो एक्टिविटी टाइम है वो विद इन द कोर्स ही होता है। समेटिव, समेटिव नाम से ही पता चल रहा है, आखिरी में हमें असेस करना होता है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, बच्चे ने क्या किया, कैसे किया, और क्या कि व्हाट वाज द अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, सो कब किया जाता है समेटिव, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। तो हमारा जो एंड ऑफ द कोर्स होता है उसमें हम करते हैं योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन। सो इट इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये पता करने के लिए कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने पहले प्लान किया था, उसमें से कितना अकम्प्लिश हुआ है, क्या हमारा सक्सेस रहा है। इन अदर वर्ड्स, इवैल्यूएशन ऑफ पीपल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो कोर्स खत्म होने के बाद कितना सीखा, ये अगर हम पता करेंगे तो हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। क्यों किया जाता है, हमें प्रोफिशिएंसी चेक करनी है कि ये जो हमारा कोर्स था इसमें बच्चे ने कितना अच्छा नॉलेज गेन किया। तो अगर हम देखते हैं 90%, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने अच्छी खासी नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इस कोर्स में गेन कर ली। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो कि एंड ऑफ द कोर्स में होता है, उससे ये क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, बच्चे की कितनी प्रोफिशिएंसी हुई है। कैसे किया जाता है, तो ये हम जनरली अंत में करते हैं, और हमें क्यूमुलेटिव तरीके से, आप कह लीजिए एनुअल एग्जाम का फॉर्म लिया जाता है, जिसमें हम आखिरी में सभी एस्पेक्ट को स्टडी करके एक समेटिव फॉर्म में हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या रही है उपलब्धि। तो ये होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरिएंट्स ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस। तो ये भी बहुत कॉमनली आजकल पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो पहले देखते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया यानी कि जब हम आपको इवैल्यूएट करते हैं और आपका जो परफॉर्मेंस है वो हम किसके अगेंस्ट में देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में देख रहे हैं। जब भी इवैल्यूएशन कंसर्न्ड है विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ वो क्या कर सकता है, उसके बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, और कोई और फर्दर किसी और को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, इस तरह के क्राइटेरिया को रखा है, किसी और पर्सन को नहीं रखा है, तो इस तरह के इवैल्यूएशन को हम क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बच्चा अपनी हाइट नाप रहा है, किसी और से नहीं नाप रहा है, ये मेजरिंग स्केल पे नाप रहा है। तो ये मेजरिंग स्केल उसके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, तो किसी तरह का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इंडिविजुअल के जो अट्रीब्यूट को चेक कर रहे हैं, वो एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया यानी कि ये स्केल के अगेंस्ट में किया जा रहा है। यहाँ पे हम किसी अदर इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपको ड्राइविंग का एग्जाम देना है, तो ड्राइविंग टेस्ट अगर पास करना है, तो वो आप ये नहीं देखा जाएगा कि आपके फ्रेंड ने कैसे पास किया, उसका जो सेट स्टैंडर्ड्स है, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, सिमिलरली सिटीजनशिप टेस्ट, अगर आपके वो क्राइटेरिया अगर आपने मैच कर लिए, तो आपका वो टेस्ट वो पास कर दी, आपको पास के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो एक सेट क्राइटेरिया, एक सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में जब आपको इवैल्यूएट किया जाता है, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस। तो नॉर्म रेफरेंस, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, इट इज जनरली रेफर्ड टू अ नॉर्म, यानी कि बाकी लोगों के कंटेक्स्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो नॉर्म रेफरेंसिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा जो लर्नर की प्लेसमेंट है वो किस रैंक पे आई है। ठीक है, आपके मार्क्स आए, किस रैंक पे आए, आपसे ऊपर कितने थे, आपसे नीचे कितने थे।
राइट तो पियर्स के रिलेशन में, जैसे हमेशा हम आपको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या मानक संदर्भित जो मूल्यांकन होता है वो हम शर्मा जी का लड़का या लड़की कहते हैं, यानी उसे कितना आया, उसे आप उसके कंपैरिजन में आपका क्या रहा परफॉर्मेंस। तो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन एक ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड असेसमेंट है नंबर से रिलेटेड, जो कि अट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि आपके ग्रुप में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हमारे जो प्लेसमेंट टेस्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और आईक्यू जो है, ये हम पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सो लर्नर्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन और यहाँ पे है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि विशेषक विशिष्टताएं। तो आपने बताना है किसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं। सो एवरीवन ट्राई आंसरिंग दिस। यस, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरिया, नॉर्म रेफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन टोटलिटी एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3, राइट। 3 इज द राइट आंसर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो चूंकि ये हम कब करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स करते हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम मोटिवेट करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। सो रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो ज्यादातर अभिप्रेरणा और अनुस्मरण के उद्देश्यों के उपयोग के हिसाब से किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं, व्हेन वी कंपेयर वन स्टूडेंट विथ अनदर स्टूडेंट, राइट। Sorry, learners, the correct answer will be 2. Please mark it as 2. B is summative evaluation is when we use primarily for gradation of progress made, grading ka. So learners, it has been incorrectly identified, marked. Please take it this one. And when we talk about criteria reference testing, whenever we talk about criteria referenced evaluation, then we talk about comparing the progress of student against the प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। जैसे अभी हमने क्राइटेरिया जो प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेट स्टैंडर्ड्स है, उसके अगेंस्ट में जब हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखते हैं, देन इट इज सेट टू बी एज क्राइटेरिया रेफरेंस परफॉर्मेंस। और नॉर्म रेफरेंस परफॉर्मेंस में इवैल्यूएशन में हम कंपेयर करते हैं वन स्टूडेंट टू अनदर। जैसे अभी हमने कहा नॉर्म रेफरेंस इज शर्मा दी का बेटा। तो लर्नर्स प्लीज कंसिडर बी एज द राइट आंसर। इट हैज बीन इनकरेक्टली कलर्ड, ठीक है। सो दैट वाज द, आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है मोटिवेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन हम किसी तरह की श्रेणीकरण के लिए, ग्रेडिंग के लिए। समेटिव इज ग्रेडिंग के लिए, जो हम आखिरी में बच्चों को A+, B+ जो देते हैं, ये सब हमारा क्या है, ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। क्राइटेरिया रेफरेंस जब हम करते हैं तो देन वी हैव अ प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, जो कि हम एक पूर्व निर्धारित स्तर के हिसाब से करते हैं। और जब हम मानक संदर्भित मूल्यांकन करते हैं तो हम लोगों की क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। What is the purpose of evaluation? The purpose of evaluation is observation and judgment, decision making, revision, review. तो अगर हमसे पूछा जाए कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो अवलोकन और निर्णय, निर्णय लेना, पुनर्निरीक्षण करना या समीक्षा करना। सो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट इस ऑप्शन में देखेंगे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट, ठीक है। तो हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं और सारी चीजों को क्या करते हैं, फाइनली जज करते हैं। तो इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स, ताकि हम इंप्रूव कर सके, चीजों को इम्प्रोवाइज कर सके, ठीक है। साथ ही साथ हम इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस को भी इसी के थ्रू जज करते हैं। सो लर्नर्स, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जहाँ पे ये चारों टाइप्स ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में दिया गया है और इसे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मार्क करना है। कई बार आप देखेंगे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया के साथ असेसमेंट लिखा है, कई बार इवैल्यूएशन लिखा है। तो आपको थोड़ा इसमें थिन लाइन डिफरेंस है। इवैल्यूएशन थोड़ा होलसम कंसेप्ट होता है, असेसमेंट स्पेसिफिकली मार्क्स के ऊपर फोकस करता है। तो वही चीज जब हम फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म और क्राइटेरिया सेम चीज रहता है, वही जब हम होलसम कंसेप्ट में करते हैं तो इवैल्यूएशन बन जाता है, स्पेसिफिक्स पे करते हैं तो असेसमेंट हो जाता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चार जो आपका कैटेगरी है दैट रिमेन्स द सेम। तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा विद द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड एंड डू शेयर योर आंसर in the comments after the session gets over. I'll see your answers and reply accordingly. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.